हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। तो हम क्लास 10th का लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे और यह लेसन मानव तंत्रों से संबंधित है। तो इसमें हम पाचन तंत्र स्टार्ट कर चुके थे और हमने पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग है उनकी संरचना और उनकी ग्रंथियों के बारे में, मतलब पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं वह सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या डाइजेशन की कार्य की, पाचन की कार्य की। इसमें फर्स्ट स्टेट आती है इंजेशन, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि भोजन को अंतर्ग्रहण मतलब होता है भोजन को लेना मुख में। तो हम भोजन हमारे मुख की सहायता से अंदर जाता है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो है मुख द्वारा किया जाता है। और जो हमारी पाचन क्रिया होती है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। आहार नाल में होने वाली क्रमानुकुंचन, जैसे हमने देखा था कि जो इसोफ्रेगस होती है, जो ग्रसिका होती है, उसमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। तो उस गति के द्वारा भोजन आगे गति करता है। क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन आगे की तरफ गति करता है। अब भोजन का जो पाचन होता है वह दो प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो उसे चबाते हैं, तो भोजन जो होता है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये भोजन के यांत्रिक पाचन में आता है। भोजन को चबाना, पीसना, मथने जैसी जो सारी क्रियाएं होती है वह भोजन की यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आती है। अब जो हमने पहले देखा था, मुख गुहा में दांत व जीभ पाए जाते हैं, उसमें भी यांत्रिक पाचन होता है। और कुछ मात्रा में अमाशय में भी यांत्रिक पाचन पाया जाता है। यांत्रिक पाचन होने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। अब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में बनने वाले, वो एंजाइम्स और जो पाचक रस होते हैं, इसका रासायनिक पाचन आसानी से कर पाते हैं। अब आता है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। अब पाचन में क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम और पाचक रसों की सहायता से सरल व अवशोषण योग्य पोषण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जो हम लेते हैं वे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जटिल रूप रहते हैं। तो उन जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम जो होते हैं उस भोजन पे क्रिया करते हैं। विभिन्न पाचक रस होते हैं, वे पाचक रस भी क्रिया करते हैं भोजन पे। उसके बाद उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं मुख गुहा में क्या होता है। मुख गुहा में पाचन, लार में उपस्थित सलाइवरी अमाइलेज, ये जो होता है एक एंजाइम होता है जो लार में उपस्थित होता है, जो लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। और टाइलिन एंजाइम के द्वारा जो जटिल स्टार्च होता है वो सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। अब जो बिना पका स्टार्च होता है वह एंजाइम टाइलिन की सहायता से डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है, या जो तीर के ऊपर लिखा है वह एंजाइम का नाम है। और जो पका हुआ स्टार्च है वह भी टाइलिन की सहायता से माल्टोज में बदल जाता है। मतलब दोनों में एंजाइम तो टाइलिन ही काम करता है, लेकिन जो बिना पका स्टार्च होता है वह डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। और उसी तरह से जो पका हुआ स्टार्च होता है वह माल्टोज में बदल जाता है। अब हमने देखा था जो लार का स्त्रवण होता है वह लार ग्रंथियों से होता है। जैसे हमने पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल जो जीभ के यानी जिह्वा के नीचे पाई जाती है, और सब मैंडिबल लार ग्रंथि, ये सब हमने लार ग्रंथियाँ देखी थी। इनसे जो होता है लार का सिक्रीशन होता है और ये लार ग्रंथि भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब लार का पीएच कितना होता है, तो लगभग 6.3 से 6.8 तक जो होता है इसका पीएच होता है। लार में 99.99% जल, मतलब इसका अधिकतम जो भाग होता है वह जल द्वारा निर्मित होता है। और जो बचा हुआ शेष भाग होता है उसमें लाइसोजाइम, लाइपेज, माल्टेज, म्यूसिन व अन्य लवण पाए जाते हैं और एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह बैक्टीरिया को मार देता है, और ये जो एंजाइम होता है हमारे पसीने व आंसुओं में भी उपस्थित होता है। यह जो होता है कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ से जो अर्धपचित भोजन होता है, यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में पाचन होता है, बाकी जो वसा और प्रोटीन होते हैं उनका पाचन यहाँ नहीं होता है। यहाँ से जो अर्धपचित भोजन होता है वह फेरिंग्स
यानी ग्रसनी और इसोफ्रेगस ग्रसिका से होता हुआ अमाशय में चला जाता है। जो हमारी फेरिंग्स होती है और इसोफ्रेगस होती है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और हम पहले ही देख चुके हैं, जो इसोफ्रेगस होती है उसमें क्रमानुकुंचन गतियाँ पाई जाती है, कुछ इस टाइप की इसमें गतियाँ पाई जाती है, जिससे क्या होता है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और अमाशय में चला जाता है। तो अब हम अमाशय में पाचन पढ़ते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। जठर रस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, वह प्रभाव में उच्च अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। यहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। जो अमाशय की दीवारें होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, मतलब जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें जो होती है सेल्स पाई जाती है, चीफ, मुख्य जाइमोजन सेल पाई जाती है, पेराइटल या ऑक्सीटल सेल पाई जाती है, गैस्ट्रिक सेल पाई जाती है एवं म्यूकस सेल भी पाई जाती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण होता है। अब HCl स्त्रवण होता है, यहाँ से हमको अच्छे से पता है। और जो HCl होता है उसका माध्यम बहुत ही उच्च अम्लीय होता है, तो इसका pH लगभग 1.5 से 2 होता है। अब आता है जठर रस। अब जो जठर रस होता है उसमें जल जो होता है लगभग 98% जो होता है जल होता है, और गुलित अवस्था में कुछ पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब ये पदार्थ होते हैं, यह दो भागों में होते हैं, एक कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जो कार्बनिक पदार्थ में होते हैं पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज और यूरिएज, ये जो होते हैं सभी एंजाइम्स होते हैं। और जो अकार्बनिक में होते हैं HCl, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कर पेंटोस एवं पेप्टाइड में बदल देते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, यह जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ये प्रोटीन का पाचक कर उसे पेंटोस और पेप्टाइड्स में बदल देता है। जैसे ये प्रोटीन है, ये पेप्सिन जो है एंजाइम है, यह प्रोटीन पेंटोस और पेप्टाइड्स में बदल जाता है पेप्सिन जब इस पर क्रिया करता है। उसी प्रकार से वसा जो होती है वह लाइपेज एंजाइम, वसा को लाइपेज एंजाइम जो होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। अब दूध में जो होता है केसिन प्रोटीन पाया जाता है, और केसिन प्रोटीन के पाचन में रेनिन एंजाइम जो होता है सहायता करता है और इसको पेरा केसिनेट में बदल देता है, जो दही के समान होता है। रेनिन जो होता है केवल बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन जो होता है रेनिन की सहायता से होता है। वही वयस्कों में इसके स्थान पर HCl का ही और ज़्यादा स्त्रवण हो जाता है, जिससे दूध का पाचन हो सके। अब जो HCl होता है वह निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। जठर रस का स्त्रवण प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में भोजन को देखते ही बढ़ने लगता है। जब हम भोजन करते हैं और जैसे ही हमारा भोजन जो होता है वह अमाशय में पहुंचता है, वैसे उसी समय जठर रस का स्त्रवण बढ़ने लगता है भोजन के पहुंचते ही। अमाशय से अर्धपचित भोजन जो कायम होता है कहलाता है। अमाशय का जो अर्धपचित बचा हुआ भोजन होता है वह कायम कहलाता है। ये कायम पाइलोरिक वॉल्व से होता हुआ ड्यूटीनम में चला जाता है। अब हमने देखा था जो अमाशय का लास्ट पार्ट होता है वह पाइलोरिक होता है, और उस पाइलोरिक पार्ट के यहीं पे एक पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है। यहाँ से भोजन ड्यूटीनम में चला जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सर्वाधिक पाचन क्रिया जो होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसमें पाचक रस कौन कौन से पाए जाते हैं? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन जूस, ये सब जो होते हैं इसमें पाचक रस पाए जाते हैं। अब बाइल जूस या पित्त रस, कोई भी पाचक एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। बाइल जूस में किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब जो पित्त रस है उसका निर्माण तो लीवर में होता है और स्टोर गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। यकृत में निर्माण होता है और स्टोर जो होता है पित्ताशय में होता है। अब जो पित्त रस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो pH होता है वह लगभग 8.3 होता है और यह हल्का पीला द्रव होता है।
अब इसका संगठन में जल जो होता है 98% जल होता है और अन्य 2% पदार्थ होते हैं घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये अन्य 2% में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आते हैं पित्त वर्णक। बिलीरुबिन पाया जाता है जो पीला रंग का वर्णक होता है। वहीं बिलीवर्डिन पाया जाता है जो हरे रंग का वर्णन होता है। और पित्त लवण भी पाए जाते हैं इसमें। सोडियम ग्लाइकोनेट पाया जाता है और सोडियम टोरोकोलेट भी पाया जाता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल, वसीय अम्ल, लेसिथिन और म्यूसिन भी पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और अकार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं और फ्लोराइड्स भी पाए जाते हैं। पित्त लवक वसा के पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे ये वसा का कोई भी बड़ा अणु होता है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, ये होता है वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इससे क्या होता है, अब ये जो वसा है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होती है जिन्हें कहते हैं उसमें टूट जाती है। तो इससे जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वह इन पे अच्छे से कार्य कर पाते हैं और इसका पाचन जो होता है आसानी से हो जाता है। पित्त लवण वसा के पाइसीकरण की क्रिया करते हैं जिससे वसाएं ड्रॉपलेट्स के रूप में टूट जाती है। अब इन ड्रॉपलेट्स पर अन्य पाचक रसों के एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकते हैं। पित्ताशय में पथरी के निर्माण को भी रोकते हैं। क्या? पित्त लवण जो होते हैं पित्ताशय में पथरी के निर्माण को रोकते हैं। पित्त वर्णक मल को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी के अपघटन से होता है। पीलिया, जॉन्डिस में पीलिया जो जॉन्डिस होता है उसमें आरबीसी अधिक नष्ट होने से आरबीसी जो होती है बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है। इस कारण जो शरीर होता है उसमें बिलीरुबिन जिसका जो होता है हमने रंग देखा था ये पीला वर्णक होता है, तो बिलीरुबिन का जमाव बढ़ जाता है जिससे शरीर पीला होने लगता है। खासकर हमारे जो नाखून होते हैं, आँखें, ये सब जो होती है पीली पड़ने लगती है पीलिया में या जॉन्डिस में। बाइकार्बोनेट के कारण ही बाइल जूस जो होता है बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है बाइल जूस के कारण। अब आता है अग्न्याशयी रस या पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियास के बहिस्रावी भाग से स्रावित होते हैं। विहंगम की जो नलिकाएं होती है के द्वारा छोटी आंत के ड्यूटीनम में पहुंच जाता है। ये नलिका द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है अग्न्याशयी से। ये जो होता है इसका माध्यम भी क्षारीय होता है। इसकी जो पीएच होती है वह लगभग 8.3 से 8.6 होती है। इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। यह कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। तो जो अग्न्याशयी रस होता है उसे पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अब जो अमाइलेज एंजाइम होता है वह स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। इसी टाइप से जो पाइसीकृत वसा थी जिसका पित्त रस जो था जिससे यह पाइसीकृत हो गई थी वसा, जो लाइपेज एंजाइम होता है इसको वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसी टाइप से जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसको न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं और प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब आता है जो दूध का केसिन प्रोटीन होता है। थोड़ा बहुत पाचन तो इसका आमाशय में हो गया था और बाकी का जो बचा हुआ दूध का केसिन प्रोटीन होता है उसको काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह पैरा केसिनेट में बदल देता है। और जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है इसको अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। इसमें एस्टरेज, ग्लाइकोसाइटेज आदि एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हम आंत्रीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस से जो पाचन होता है वह पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आगे के जो भी पाचन से संबंधित टॉपिक्स है वह अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।